Hello everyone. As we have already seen various methods to find range of a function, and we will also see some other methods to obtain range of a function. So we will start with our homework, and the first homework which uh, I gave you, that find the range of y is equals to 1 upon x square minus 5x plus 6, and also plot graph of this. So first of all, before obtaining the range of y equals to x square minus 5x plus 6, we have to write, or we have to obtain range of x square minus 5x plus 6. And since this is a quadratic equation, and we know that the range of this quadratic is minus b by 2a, sorry, the range of this quadratic is, because this the graph of this quadratic is like opening upward, so the range of this quadratic will be minus d upon 4a to infinity. And what is d? D is discriminant, which is equals to b square minus 4 into 1 into 6, which is equals to 1. So range will be minus 1 by 4, since a is 1. So minus 1 by 4 to infinity. Okay. Now, अभी ना अपने को क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है. So we know that before taking reciprocal we must have to be very conscious. किसके लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस 1/4 से इन्फिनिटी का अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है तो वो तो ले ही नहीं पाऊंगा मैं. तो मुझे क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा. किस किस पार्ट में ब्रेक करना होगा? मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा. एक -1/4 से जीरो, और एक क्या लेना होगा बोलो, जीरो से इन्फिनिटी. ठीक है. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो मैंने कहा कि दो पार्ट में आपने इसको ब्रेक कर दिया. एक -1/4 से जीरो क्लोज यूनियन ओपन जीरो से इन्फिनिटी. तो आपने कहा कि अगर आप ये अभी मैं किसकी बात कर रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर रहा था. अगर आपने कहा कि अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हो, 1/x² माइनस 5x प्लस 6 करते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/0 से छोटा नंबर कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी. और 1/-1/4 कितना होता है? -4. यूनियन 1/infinity इज जीरो, एंड 1/0 प्लस इज प्लस का इन्फिनिटी. तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा. और मैंने आपको पहले बताया है कि रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन निकाल लेना चाहिए था. तो आप अगर इसका डोमेन निकालते तो आप कहते कि x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 2, 3. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कहाँ जीरो होगा? जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो होगा, और वो कहाँ जीरो होता है? 2, 3 पे. तो 2, 3 डिस्क्रीट वैल्यूज है, इसीलिए मैंने रियल नंबर में से करली ब्रैकेट में 2, 3 को एलिमिनेट कर दिया. ठीक है. तो ये इसका डोमेन हो जाएगा और ये इसका रेंज हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. तो मैं एक ही ग्राफ बस इसका बना दूंगा, बाकी ग्राफ आप बना लेना, या प्ले विद ग्राफ करके बुक आती है, आप उससे ग्राफ सीख सकते हो बनाना. ठीक है. और काफी डिटेल में मैं ग्राफ का वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर. आपने कहा कि मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू, अच्छा, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक होना, तो हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कर रहे हो, या वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा अपनी प्रायोरिटी क्या रखना ना, कि ऑलवेज ट्राई टू फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक. हमेशा उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो. और इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो, देन दैट क्वाड्रेटिक विल बी फैक्टराइज, अदरवाइज नॉट. अगर डी लेस देन जीरो होगा तो नहीं होगा, तो कोई नहीं. तो आपने कहा कि इसका मुझे अगर ग्राफ बनाना है, तो ये तो मुझे पता है कि मेरा डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो होगा. जीरो, 2 पे जीरो होगा और 3 पे जीरो होगा. तो 2 पे जीरो होगा और 3 पर जीरो होगा. इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 इसका एसिम्प्टोट्स हो जाएगा. 2 और 3 क्या हो जाएगा? इसका एसिम्प्टोट्स हो जाएगा. इसका मतलब ये होता है. क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अभी मैंने कहा कि एसिम्टोट्स 2 बनेगा और 3 बनेगा, तो मैंने कहा ये लो 2 और 3 पे मैं एसिम्टोट्स बना देता हूँ. 2 और 3 पे एसिम्टोट्स बना देते हैं.
2 और 3 पे अगर मैंने एसिम्प्टोट्स, ये मान लो एक तो हो गया x इक्वल्स टू 2 लाइन एसिम्प्टोट्स के लिए, और ये हो गया x इक्वल्स टू 3 लाइन एसिम्प्टोट्स के लिए, ठीक है ना। तो देखो अभी क्या है कि डिटेल में ग्राफ बनाना अपन सीखेंगे जब पूरी कैलकुलस खत्म हो जाएगी ना, तब जाके मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब खत्म हो जाएगा तब जाके ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीखेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जब आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ग्राफ बनाना है तो बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे, देखो सबसे पहली जो चीज ध्यान में रखेंगे x-2 × x-3, मुझे देखना है कि क्या y जीरो हो रहा है। आपने y को जैसे ही जीरो किया तो आपको पता चलेगा सर y तो कभी जीरो नहीं होगा, y कभी भी जीरो नहीं होगा। मींस y जीरो का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो नहीं, बिल्कुल भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। मैंने कहा कि x इक्वल्स टू अगर मैं जीरो डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू अगर आपने जीरो डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/6। मीन्स ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0,1/6 पे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा अगर x को मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हूं तो मेरा y क्या हो जाएगा, y होगा, देखो ना, y है x² माइनस का 5x प्लस का 6, तो इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 6, तो ये सारी चीजें तो नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, ये, तो 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इज 1/ इन्फिनिटी विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो फिर से वही बात हो गई ना कि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और बाकी जो चीजें हैं उसको तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर के सामने ये सारी चीजें तो नेग्लिजिबल है। और माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्लस का इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी होने के कारण मैं कहूंगा दिस इज ऑल्सो टेंड्स टुवर्ड्स 0 प्लस। ये समझ में आता है, ये क्लियर है। अब मैंने कहा कि 2 और 3, x इक्वल्स टू 2 लाइन और x इक्वल्स टू 3 लाइन एसिम्प्टोट्स है, मतलब कि 2 और 3 लाइन को ना तो ये टच करेगा ना कट करेगा। तो मैं इसकी वैल्यू 2 से ठीक पहले और 2 के ठीक बाद, 3 से जस्ट पहले और 3 के जस्ट बाद देख लेता हूं। तो मैंने कहा कि 2 के ठीक बाद मीन्स x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा नंबर 2.00000000001 करके जो नंबर होगा वो नंबर पर मैं देख रहा हूं। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू x-2 × x-3, इसमें x की जगह मैं 2.00001 डालूंगा तो ये कितना बचेगा, ये बनेगा 0.0000001, है ना। और ये लगभग -1 के आसपास कुछ बचेगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 1/0.0001 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस का 0.0000001 माइनस का 0.0000001, और विच इज इक्वल्स टू 1/0 माइनस मीन जीरो से जस्ट छोटा नंबर, और जो कि कितना होता है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अगर x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट छोटा नंबर, 2 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 1.9999999 अप टू 9, तो वो कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन, अब देखो ना, 1.99999 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.0000001, ये हो जाएगा। और 1.99999 माइनस का 3 अगर करोगे, 1.99999 माइनस का 3 तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 1.99999 माइनस का 3 करोगे तो ये लगभग माइनस का 1.0000001 टाइप का होगा। तो ओवरऑल वैल्यू अगर देखोगे आप तो वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये 0.001 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 0.0000001 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। सिमिलरली x अप्रोचेस टू 3 माइनस देख लेता हूँ। 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 2.99999 अप टू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2.99999 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 0.99999, है ना। और
ये कितना हो जाएगा 2.99999 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.00000001। तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखो तो ये अप्रोक्स 1 है, और माइनस 0.0000 होने के कारण ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.000001 टाइप का हो जाएगा, मीन्स जीरो माइनस। और जीरो माइनस किसके अबाउट टेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी के अबाउट, है ना। फिर x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस करूंगा, मीन्स 3.000001 करके ऐसे कुछ करके नंबर डालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस टू था ना, तो x माइनस टू मीन्स 3.000001 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 1.00001, और ये था x माइनस थ्री मीन्स 0.00001। तो ओवरऑल वैल्यू देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/0 प्लस विच इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ से सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। तो चलो एक एक कर करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इतना तो पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो होती तब तो एक्स एक्सिस को कट करता, और वाई की वैल्यू तो जीरो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि ग्राफ की अगर वैल्यू में दो से जस्ट पहले देखो, टू माइनस पर वैल्यू कितनी है, प्लस इंफिनिटी, है ना। मीन्स ग्राफ दो से जस्ट पहले कहां पर होगा, ये दो से जस्ट पहले कहां पर होगा, प्लस इंफिनिटी पर होगा। ठीक है, और प्लस इंफिनिटी पर होगा। और मैं देखता हूं कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर क्या इसका सीन है। x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर ये y की वैल्यू जीरो से ऊपर होगी, मतलब ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी की तरफ जब टेंड करोगे तो जीरो से थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा। मीन्स और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहां पे एक्स जीरो हो रहा है, मीन्स 0,1/6 पे। तो ये ग्राफ क्या होगा ना, यूं चलेगा और यूं हो जाएगा, तो ये एसिम्पटोट्स हो जाएगा 0,1/6। सिमिलरली दो से बड़े नंबर पर वैल्यू अगर देखो तो माइनस इन्फिनिटी था, और तीन से छोटे नंबर पर भी वैल्यू कितनी थी, माइनस इन्फिनिटी। और ग्राफ यहां से चलना है, यहां पहुंचना है, और बीच में कहीं कट तो करेगा नहीं। तो बीच में अगर कट नहीं करेगा तो इसको क्या होना होगा, यहां से मुड़ के यहां आना होगा, और एसिम्पटोट्स है तो ये टच तो करेगा नहीं। ठीक है ना। तीन से बड़े नंबर पर वैल्यू देखो दिया है प्लस इंफिनिटी, और x की वैल्यू अगर प्लस इंफिनिटी है तो y की वैल्यू क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो मेरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये। तो ये मेरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा। कौन सा ये x इक्वल, ये कौन सा लाइन है, y x एक्सिस है ना। y इक्वल्स टू जो जीरो लाइन है वो कैसा एसिम्पटोट्स होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। कैसा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। और x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 कैसा एसिम्पटोट्स होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, है ना। तो इसीलिए तुम देखो कि मिनिमम वैल्यू इसकी, ये देखो, तो आपने देखा कि ग्राफ तो टूटा हुआ है। ग्राफ टूटा हुआ है तो मेरा जो रेंज होगा वो तो कंटिन्यूअस रेंज आएगा नहीं, रेंज भी ब्रोकन आएगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये कितना था, ये 2 था और ये 3 था। ये होता है अपने पास 5/2 वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स होगा 5/2 पर वैल्यू निकालोगे तो ये 5/2 कॉमा एक्स की वैल्यू 5/2 डालोगे ना, तो 5/2 कॉमा माइनस का 4 आ जाएगा। आप पुट करके एक बार देख लेना। इसीलिए मेरा जो रेंज हो गया वो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन जीरो प्लस से इन्फिनिटी। तो ये ब्रोकन रेंज हो गया, टूटा हुआ रेंज हो गया। ठीक है ना। ये रेंज कैसा है, टूटा हुआ रेंज है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो एक ग्राफ मैंने बनाना सिखा दिया कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, बाकी का ग्राफ आप खुद बना लोगे। ठीक है, चलो इन दोनों में से एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। पहला वाला सॉल्व कर देता हूँ। x² प्लस एक्स माइनस वन अपॉन x² प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज निकालना है। y इज इक्वल्स टू x² प्लस एक्स माइनस वन अपॉन x² प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज निकालना है। तो मैंने हमेशा बोला है कि रेंज निकालने से पहले आपका काम क्या होना चाहिए, डोमेन निकालना। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर वो क्वाड्रेटिक है जिसका a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है, और ऐसा क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख चुके हैं। तो x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन है। तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक अगर लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, तब तो उसका रेंज निकालने का तरीका अपने को पता है। लेकिन अगर वो लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो, तब क्या करो ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, y² वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू x² प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है,
चल अभी क्या करते हैं ना, ये हो जाएगा y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन एक्स प्लस y, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी यहां से मैंने कहा कि ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो मैंने कहा कि पहले बार मैं मान लेता हूं कि क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है मीन्स y की वैल्यू क्या है, वन। y की वैल्यू वन के कोरस्पॉन्डिंग मुझे देखना है क्या x मिल पाएगा। तो y की वैल्यू मैंने वन पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से वन इक्वल्स टू माइनस वन, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू वन मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा समझे? सबसे पहले मैंने क्या किया, y को वन लिया। सबसे पहले मैंने y को वन लिया और फिर चेक किया कि क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग x मुझे मिल रहा है। तो नहीं मिला, इसका मतलब मैं वो वाला y भी नहीं लूंगा। और क्या हो सकता है, y माइनस वन जीरो नहीं होगा, मीन्स y वन नहीं होगा। y वन नहीं होगा तब तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और इस क्वाड्रेटिक का आप अगर रूट्स देखो तो वो रियल रूट्स है। और रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, रूट्स आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट है कितना, y माइनस वन होल स्क्वायर माइनस का फोर टाइम्स y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन माइनस ऑफ फोर वाई माइनस ऑफ फोर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो y माइनस वन इंटू माइनस का थ्री वाई माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा y माइनस वन इंटू थ्री वाई प्लस फाइव शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ फाइव बाई थ्री से क्लोज वन, है कि नहीं। लेकिन हमने कहा है कि y वन नहीं होना चाहिए, y वन नहीं होना चाहिए, तो यहां से वन हटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फाइव बाई थ्री से ओपन वन। और इन दोनों केस का क्या लूंगा मैं, यूनियन। इस केस और इस केस का यूनियन लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस फाइव बाई थ्री से ओपन वन। दैट विल बी योर। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर देखो कि क्वाड्रेटिक बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। दो केस लो और दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करके और दोनों को यूनियन ले लो दोनों का। हमेशा रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालना ही पड़ेगा, डोमेन निकालना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और वेरिएशंस देख लेते हैं। सारे वेरिएशंस मैं कवर कर लूंगा, इसके अंदर जितने भी वेरिएशंस है ना वो सारे कवर कर लूंगा। इनफैक्ट ये सब क्लास 11th का रिवीजन ही तो करवा रहा हूँ मैं, क्लास 11th में ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस का 20। ठीक है ना। इसका अगर नीचे वाले, अगर इसका मैं डोमेन निकालने चला तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले को देखता हूँ जीरो होता है कि नहीं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस का 20, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, मतलब ट्वेल्व इंटू, हाँ ट्वेल्व इंटू टू, 240 मीन्स लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो और ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन हो गया वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन इसका डोमेन हो जाएगा। अभी क्या करने का ना अपने को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा मैं, तो थ्री वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, ट्वेल्व वाई माइनस का फोर इंटू एक्स प्लस का ट्वेंटी वाई माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से मैंने कहा कि दो केस, पहला केस थ्री वाई माइनस वन अगर जीरो हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री। y की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। अब y की वैल्यू वन बाई थ्री को मुझे क्या करना पड़ता है, याद है ना,
चेक करना पड़ता है कि y की वैल्यू 1/3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कोई रियल x आ रहा है क्या। तो मैंने कहा y की वैल्यू 1/3 पुट कर दिया, तो 1/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही मैंने ये पुट किया तो मैंने क्या देखा कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 3। ये कट गया, 20 इज इक्वल्स टू 3, जो कि कभी हो नहीं सकता है। तो अगर x कोई रियल नहीं आ रहा है मतलब y की वैल्यू 1/3 अपन नहीं लेंगे, y की वैल्यू 1/3 शुड बी एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू 1/3 के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी x रियल नहीं आ रहा है। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, 3y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स y नॉट इक्वल्स टू 1/3, और y 1/3 नहीं है, तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रियल रूट्स है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 12y माइनस का 4 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना। 12y माइनस 4 होल स्क्वायर 3y माइनस 1 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू 20y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो 4 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक 4 स्क्वायर आएगा तो एक 4 बच जाएगा, 4 टाइम्स 3y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 1 इंटू 20y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो 3y माइनस 1 इंटू अंदर क्या बच जाएगा, 4 माइनस ऑफ 20y प्लस का 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया 3y माइनस 1 इंटू 20y, अच्छा ये इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, माइनस का 5 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन सही है मेरी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। थ्री वाई माइनस 1 और ये 3y माइनस 1 20y माइनस 1, 3y माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 4 माइनस 20y प्लस 1, 5 माइनस 20y तो 20y माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा 20y प्लस 1 था मेरे हिसाब से, 20y सही है। 3y माइनस 1 4y माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/4 से 1/3। लेकिन यहाँ तो मैंने y को 1/3 लिया नहीं था, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/4 कॉमा 1/3 ओपन। और इस केस का यूनियन में लूंगा किस केस के साथ, इस केस के साथ। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 1/4 से 1/3। तो आपने देखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन दो केस बनाते हैं, और दोनों केस को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करना नहीं भूलना है अपने को, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट।
और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। मैंने फैक्टराइज करके ही दिया है क्वेश्चन को, फैक्टराइज करने की जरूरत आपको नहीं होगी। क्या होता है ना कि जल्दीबाजी के चक्कर में सबसे पहले तो डोमेन निकालो। डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस थ्री माइनस वन एंड वन, क्योंकि यहीं पर जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना, जल्दीबाजी के अंदर में हम इन दोनों को काट देते हैं, जबकि काटने से पहले अपने को लिखना चाहिए कि x1 मेरा नहीं है और ऑलरेडी डोमेन के अंदर कर चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस थ्री। मैंने कहा कि इसका मुझे क्या निकालना है, x1 नहीं है, x1 नहीं है। अगर x1 नहीं है तो y कितना नहीं होगा, y आपका माइनस वन बाई कितना टू, और यहाँ से फोर, माइनस वन बाई एट नहीं होगा। तो जो भी रेंज आएगा उस रेंज में से मैं क्या करूंगा, माइनस वन बाई एट को रिमूव कर दूंगा। और इसका रेंज निकालने आता है ना, इसका रेंज कैसे निकालते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करेंगे और वैसे ही रेंज निकालेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने इसको कट किया है, जो कि लीनियर अपॉन लीनियर में हम सीख चुके हैं, कि अगर आपने इसको कट किया है तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y होगा उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो माइनस वन बाई एट को क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो रेंज निकाल के उसको आप रिमूव कर लेना। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सिक्स। इसका रेंज निकालो, ट्राई करो रेंज निकालना इसका। तो देखो, आपने कहा कि इसको सबसे पहले हमेशा फैक्टराइज करोगे, तो इसका एक रूट वन है, तो एक्स माइनस वन लिखा, एक्स माइनस वन लिखा। अभी एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर से आएगा, है ना। स्मार्टली फैक्टराइज करते हैं। कांस्टेंट टर्म तो इससे ही माइनस वन से ही मल्टीप्लाई होके आएगा, तो कांस्टेंट टर्म माइनस वन से मल्टीप्लाई होने के लिए मुझे क्या लिख देना होगा, प्लस का 11। अब बचा मेरे पास क्या, एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म लिखना है। एक्स वाला टर्म मुझे क्या दे देगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म देगा, तो यहाँ से माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस का फोर एक्स। क्यों, क्योंकि फोर एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होकर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर दे देगा। और नीचे तो आपको दिख रहा है ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ तक। आपने कहा कि अगर इसका मुझे डोमेन निकालना होगा तो डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ माइनस सिक्स कॉमा वन, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। आपने कहा कि इन दोनों को मैं काट देता हूं, ये लिख के कि x क्या नहीं है, वन नहीं है। तो आपका y कितना हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 11 अपॉन एक्स प्लस का सिक्स। ये क्लियर है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो मैंने सारा देख लिया, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। अच्छा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर को सॉल्व करने का तरीका, एक और मेथड जो होता है सॉल्व करने का, वो ये होता है कि पहले इस लीनियर से इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर लो। एक्सक्यूज मी। आप क्या करो, इस लीनियर से इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वोशेंट एक कांस्टेंट आएगा। हाँ, अब ये क्वोशेंट एक लीनियर आएगा, और फिर उसके बाद कांस्टेंट अपॉन लीनियर आएगा, जिसको सॉल्व करना आपको आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका, कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू जीरो। यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 11 माइनस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो क्वाड्रेटिक है ही, ये तो दिख ही रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, क्योंकि रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किया, तो ये आ गया कितना, यहाँ से आ जाएगा
4 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 11 माइनस 6y, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 44 प्लस का 24y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 16y और माइनस का कितना आ जाएगा 28, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी सीरीधराचार्य इस चीज का अगर रूट निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना, माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो ये होगा -8 प्लस माइनस 2√23। तो यहाँ से मेरा जो y निकल के आएगा वो y होगा -∞ से -8 माइनस 2√23 यूनियन -8 प्लस 2√23 से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि x1 नहीं था, तो x1 नहीं था तो y कितना नहीं होना चाहिए, y कितना नहीं होना चाहिए, x को 1 यहाँ पुट करो, इसके अंदर 1 पुट करोगे 1 प्लस 4 प्लस 11/7 मीन्स एक y क्या नहीं होना चाहिए 16/7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16/7 नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक चीज देखो, आपने आप ये करके सीधा आंसर आप ये लिख दोगे कि y बिलोंग्स टू, जो फाइनल आंसर होगा आप तो ये लिख दोगे कि -8 माइनस 2√23 यूनियन -8 प्लस 2√23 से इन्फिनिटी, और सिर्फ हटा दोगे किसको 16/7। लेकिन पता है ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझो, आपने कहा कि x नॉट इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप y इक्वल्स टू 16/7 हटा दिए। अभी तक क्या हो रहा था ना कि आपके पास y जो आप हटाते थे ना वो y किसी एक पॉइंट पर ही मिलता था। क्यों ऐसा, क्योंकि ऊपर क्या होता था डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर आ जाता था। अभी यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू 16/7 में पता करता हूँ कि और कहीं मिल सकता है क्या। मैंने कहा 16/7 y कहाँ कहाँ मिलेगा, 4x/x प्लस 7। तो यहां से ये आ गया 16x प्लस 96 इक्वल्स टू 7x स्क्वायर 28x प्लस 77। तो यहां से आ गया 7x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का कितना हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 0। यही होगा ना। तो x की जो वैल्यू आएगी वो एक तो 1 आनी ही आनी है, देखो ना 1 पुट करोगे तो एक तो 1 आएगी आएगी, और दूसरा आप निकालो, दूसरा आएगा -19/7। तो आपने कहा कि x की वैल्यू आपकी 1 नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू 1 नहीं है मतलब y की वैल्यू आपने कहा कि 16/7 नहीं है, लेकिन -19/7 तो आपके डोमेन में है। -19/7 अगर आपके डोमेन में है तो y की वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि 16/7 ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही लिया होगा। हो सकता है कि 16/7 उसने -19/7 के कॉरस्पॉन्डिंग ले लिया होगा। तो ये चीज आपको हमेशा चेक करना है कि जिस वैल्यू को आप हटा रहे हो क्या वो वैल्यू जो x को एक्सक्लूड किए हो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिल रहा है, या उसके अलावा किसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो नहीं मिल रहा है। तो यहां आपने देखा कि x आपने 1 हटाया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y 16/7 हटा रहे थे, लेकिन आपने क्या देखा कि ठीक है x मेरे डोमेन का पार्ट नहीं है, लेकिन y इक्वल्स टू 16/7 तो मेरे जो डोमेन का पार्ट -19/7x होता है उस पे तो मिल रहा है ना। तो इसीलिए आप यहां से y इक्वल्स टू 16/7 को इंक्लूड करोगे तो मेरा जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -∞ से -8 माइनस 2√23 यूनियन -8 प्लस 2√23 से
इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाह रहा था, तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना। बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी क्या होगा ना कि x को एक्सक्लूड करके आप y को एक्सक्लूड कर दोगे, लेकिन यहाँ क्या था ना कि ऊपर क्वाड्रेटिक होने के कारण वो जो y आपने एक्सक्लूड किया है ना, वो y एक से ज्यादा x के लिए मिल रहा था, और उस x के लिए भी मिल रहा था जो x मेरे डोमेन का पार्ट है, इसीलिए मुझे वो उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको तरीके बता दिए, तो आप इन सारे तरीकों को देख लोगे। तो आप एक बार क्वाड्रेटिक का नोट्स भी मेरा देख लोगे, उसके अंदर मैंने सारा डिटेल के अंदर लिखवाया हुआ है, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे वो सारे केसेस मैंने उसमें लिखवाए हैं, जो केसेस छूट गए थे वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो आप एक बार इसका सारा रिवीजन कर लेना, एक बार रिवीजन कर लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट मेथड, मेथड 6। मेथड 6 भी हम कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक के टाइम में हमने बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया था, बस एक बार थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन। क्वाड्रेटिक के टाइम में मैंने खूब क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के नोट्स के अंदर इससे करवाए होंगे, मेथड ये सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 9 पावर x माइनस 4 इंटू 3 पावर x प्लस का 7, इसका रेंज निकालना है। ठीक है, आपने कहा कि सर ये ना ऐसा लग रहा है जैसे 3 की पावर x को अगर मैं t ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, क्योंकि ये 9 पावर x क्या लिखा हुआ है, 3 पावर x का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो ये टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस 7, और मैथ्स को क्या पता, मैथ्स को तो रेंज से मतलब है, तो उसको क्या पता है कि मैंने इक्वेशन को x में लिखा है या t में लिखा है कि नहीं, उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इस चीज का। तो मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर जो t की बात है, ये t रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि t आपने 3 की पावर x को लिया है, और 3 की पावर x का अगर आप ग्राफ बनाओगे, a की पावर x का ग्राफ कुछ यूं होता है, अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो ये 0 से इंफिनिटी होगा। तो आपको इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है या इस क्वाड्रेटिक का रेंज तो निकालना है, लेकिन कहां से कहां के बीच में निकालना है, जब t की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में होगी तभी निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसका ग्राफ बना लेता हूं। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना अपने को बहुत अच्छे से आता ही है, तो क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे यहां से। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक में भी ना मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता हूँ अपना, क्योंकि ये फैक्टराइज बहुत गंदा होगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसका रेंज निकाल लेता हूँ, इसका रेंज निकाल लेता हूँ, उसके रेंज में क्या कर दूंगा, प्लस का 7 कर दूंगा, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 40 का ग्राफ बनाना आसान है। तो मैंने क्या कहा कि y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस का 40 का रेंज निकाल लेता हूँ फॉर t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी में। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो एक रूट 0 और एक रूट कितना है इसका, 4। तो वर्टेक्स इन दोनों के बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा, 2 पे। 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 4 माइनस 8 इज माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने कहा कि 0 से इन्फिनिटी में मुझे ग्राफ चाहिए, ये लो 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ अगर चाहिए आपको, तो मुझे जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ चाहिए, मतलब ये पूरा ग्राफ चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पे ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि 0 पर ओपन है। तो मैंने कहा कि 0 से इन्फिनिटी में जो इसका रेंज है, वो रेंज कितना है बताओ मुझे, -4 क्लोज से इन्फिनिटी। -4 2 पर मिल रहा है, और 2 मेरे डोमेन का पार्ट है, -4 से इन्फिनिटी। लेकिन मुझे तो किसका रेंज निकालना था, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 40 प्लस का 7 का निकालना था ना। तो मुझे पता है कि इसका रेंज है -4 से इन्फिनिटी, तो इसमें +7 कर दोगे अगर, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताओ, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज। तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस हमने खूब किए हैं, क्वाड्रेटिक का नोट्स आप देखना, इसके अंदर हमने खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि सब्सटीट्यूट करके और फिर क्वाड्रेटिक या कोई एक ऐसी चीज बना ली जिसके बारे में मुझे आइडिया है, और फिर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हमने रेंज निकाल लिया। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट करके हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2।
इसका रेंज। अच्छा, ये मत सोचना है कि सर यही तरीका होता है क्या रेंज निकालने का, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं बेसिक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने कैलकुलस अच्छे से नहीं पढ़ा है। जब हम कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इन सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर लोगे, इसलिए मैं मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो याद नहीं रहेंगे आपको। आप तो जब पूरा कैलकुलस पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो। तो इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ ना, मैं सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस टू को मैं ना टी ले लेता हूँ, और इसके बारे में देखो, एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी। तो प्लस टू किया तो कहाँ से कहाँ तक होगा इसका रेंज, टू से इन्फिनिटी। तो आपने ना पूरे क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आपका जो क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टू प्लस वन बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t प्लस वन बाई टी माइनस का कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, y हो जाएगा ये t प्लस वन बाई टी। अच्छा, एक बात बताओ, y इज इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी का आपको मैंने ग्राफ बताया हुआ है कि t प्लस वन बाई टी का जो ग्राफ होता है, इसके बारे में मैंने बताया है कि दिस इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू टू या माइनस टू। ये कब की बात है, वेन एवर टी इज ग्रेटर देन जीरो, वेन एवर टी इज लेस देन जीरो, तो ऐसा होता है। तो इसका ग्राफ आप याद भी रखोगे, इसका कैसा ग्राफ होता है। देखो एक बार मैं बना देता हूँ। ये टी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, इसका एसिम्पटोट्स भी होता है। ये ऐसे गया, ऐसे चला गया, और ये ऐसे गया, ऐसे चला गया। ये है वन, जिस पर वैल्यू क्या लेता है ये, टू। और ये है माइनस वन, जिस पर वैल्यू क्या लेता है ये, माइनस का टू। अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मुझे मुझे क्या चाहिए, कि मुझे t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। माइनस टू तो बाद में हटा लूंगा, मुझे टू से इन्फिनिटी तक का ग्राफ चाहिए। तो टू से इन्फिनिटी तक का अगर ग्राफ आपको चाहिए, मतलब आपके काम का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू टू। x की वैल्यू अगर मैंने टू डाला, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू टू प्लस वन बाई टू। और टू प्लस वन बाई टू कितना होता है, फाइव बाई टू। फाइव बाई टू, मतलब मुझे मेरे काम का ग्राफ ये पूरा का पूरा है। टू पर क्लोज है, इसीलिए मेरे पूरा काम का ग्राफ है। तो आपने कहा कि y इक्वल्स टू टी प्लस वन बाई टी फॉर टी बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी। इसके बीच में अगर देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, फाइव बाई टू से इन्फिनिटी होगी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो t प्लस वन बाई टी और माइनस का टू निकालना है, माइनस का टू निकालना है। तो उसका जो रेंज हो जाएगा, तो माइनस टू कर दो, तो फाइव बाई टू माइनस टू कितना होता है, हाफ से इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन वाली चीजें हमने खूब पढ़ी है। तो थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, और क्लास 11th के अंदर मैंने जो क्वाड्रेटिक के अंदर सब्सटीट्यूशंस बताए हैं या ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बताए हैं, वो सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। आप अगर चाहो तो एक बार देख सकते हो ग्राफ को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद फिर बना लेना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि रेंज की थियरी याद रहेगी नहीं आपको एग्जाम के अंदर, है ना, और अपना गोल एग्जाम देना है। x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन। अभी देखो, ये तो बाई बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, क्यूबिक के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है। तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने वैसे तो आता है, लेकिन हम बाई क्वाड्रेटिक की तरह इस ग्राफ को नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप गौर से देखो और इन दोनों को गौर से देखो। देखो, इन दोनों को गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का सेवन। और इन दोनों को गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का फिफ्टीन। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का सेवन, और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का फिफ्टीन। मैंने कहा कि काम करते हैं ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को t ले लेता हूँ। y इक्वल्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को t लेता हूं, लेकिन आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आपको ये भी तो देखना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स का ग्राफ बना लिया, ये जीरो हो गया और ये कितना हो गया, एट। ठीक है, जीरो हो गया और एट।
तो इसका जो वर्टेक्स होगा इसी पे तो मिनिमम वैल्यू आती है। कितना होता है वर्टेक्स इसका? 4। यही होगा। 4 के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 32 मीन्स माइनस का 16। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -16 से इन्फिनिटी। तो आपने क्या किया? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है कहाँ से कहाँ तक? -16 से इन्फिनिटी में। तो आपका जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर टी सॉरी टी प्लस का, आपका जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? टी प्लस का 7 इंटू टी प्लस का 15। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाऊंगा कितने में? इसका ग्राफ बनाऊंगा -16 से इन्फिनिटी में। रिस्ट्रिक्टेड वाला क्वेश्चन हमने देखा है, -16 से इन्फिनिटी में इसका ग्राफ बनाऊंगा। चलो इसके दो रूट्स हैं। एक रूट है कितना? माइनस का 15 और एक रूट है कितना? गड़बड़ हो गया, ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं एक्सिस को। ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस का 15 और ये कितना हो गया? माइनस का 7। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा इसका? माइनस का 11, है ना? तो -11 यहाँ पे पुट किया, तो -11 पुट करोगे तो कितना होगा? -11 प्लस 7 कितना होगा? -4, और -11 प्लस 15 इज 4, तो कितना हो जाएगा? -11 कॉमा -16। ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए? टी की वैल्यू -16 से इन्फिनिटी। अच्छा, -16 पे वैल्यू देख लेता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी को जीरो रखो, टी को जीरो रखोगे तो 105। ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैंने -16 अगर यहाँ पुट किया तो -16 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? -16 कॉमा -16 और ये 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और ये हो जाएगा -1। तो -16 पर कितनी वैल्यू होगी? प्लस का 9। तो मेरे जो काम का ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? -16 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब मेरे काम का ये पूरा का पूरा ग्राफ हो जाएगा। ये पूरा ग्राफ मेरे काम का है। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ अगर मेरे काम का है तो इसके अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी है? ये वर्टेक्स के ऊपर, विच इज -16, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? प्लस का इन्फिनिटी। तो दिस इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, और ये आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, ये सब तो आपको पता है। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक है a greater than 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? माइनस का d/4a से इन्फिनिटी। ठीक है ना? और ये वर्टेक्स होता है कितना? -b/2a कॉमा -d/4a। और अगर ग्राफ यूं होता है, a<0 वाला ग्राफ होता है, तो रेंज कितना होता है? -इन्फिनिटी से -d/4a। तो ये सब आपको पता है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा देखो ना, इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स के अंदर, आप एक बार देखना। एक क्वेश्चन ये भी करके देख लेना, sin² x माइनस का 5 sin x प्लस का 6। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि sin x को मैंने t लिया, और t कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 के बीच में। तो आप किसका रेंज निकालोगे? y इज इक्वल टू t² माइनस 5t प्लस 6 का रेंज निकालोगे किस डोमेन के अंदर? जब t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तब आप इसका रेंज निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने खूब सारे किए हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। खूब सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हैं। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेथड 7 वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ताकि एक जगह आपका सारा का सारा रेंज वाली चीजें रहें। ये भी मैं करवा चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री में। a sin x प्लस b cos x, इसका मैंने प्रूफ भी बताया हुआ है। तो प्रूफ मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। याद होगा क्या करते थे हम लोग? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर देते थे, और उससे क्या कर लेते थे? डिवाइड भी कर लेते थे। a² प्लस b² के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते थे, प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा? a² प्लस b² cos x। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसको अगर आप cos अल्फा लोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? sin अल्फा हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। और साइन के अंदर कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 1। और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यहां तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बस मैंने ये बताया होगा क्लास 11th के अंदर कि ध्यान ये रखना कि यहाँ जो x है वहां पर भी यही x होना चाहिए, या 2 पाई के डिफरेंस में हो सकता है, क्योंकि 2 पाई के डिफरेंस में आपको पता है कि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, इसीलिए 2 पाई के डिफरेंस में चीजें हो सकती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे फाइंड रेंज ऑफ 3 sin x - 4 cos x। अच्छा, मैंने जब रेंज निकालने को बोला है 3 sin x - 4 cos x, इसका मतलब मैंने किस डोमेन में बोला होगा, जो उस फंक्शन का डोमेन है उस पूरे के पूरे डोमेन में बोला होगा। अगर मुझे कभी भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा तो मैं लिख दूंगा कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस इन सर्टेन डोमेन। ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा है तब तक आप पूरा डोमेन लेके चलोगे। तो इसका डोमेन तो आपको पता है कि साइन एक्स का एक्स बिलोंग्स टू आर होता है और कॉस एक्स का भी एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। और आपको जब समेशन में फंक्शन दिया होता है तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेके। तो इसका जो आपको रेंज मिलेगा वो -5 से 5 मिल जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहाँ तक होता है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। अच्छा, अगर मैं इसका रेंज आपसे पूछूं 4 cos² -3 sin x - 5, 4 cos x -3 sin x - 5, अगर इसका रेंज पूछूं तो आप कहोगे सर इसका रेंज तो मुझे पता है कितना होगा, -5 से 5 होगा, और उसमें 5 हटा दो कितना हो जाएगा, -10 से 0। ये हो जाएगा रेंज। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक और ले लेता हूं मैं, sin x - √3 cos x प्लस का 7। अब इसमें मैंने रेंज निकालने को आपको बोला है 0 से कहां तक, π/2 तक। मतलब इसमें मैंने आपको रेंज निकालने के लिए बोला है 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो आपको बेसिक से जाना होगा। क्या जाएंगे बेसिक से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है √1² प्लस √3 का होल स्क्वायर, कितना होता है 2। तो आपने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो √3/2 cos x प्लस का कितना हो जाएगा 7। तो आपने कहा कि ये है 2। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख दिया मैंने, ये क्या लिखा हुआ है cos π/3 लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगला वाला क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/3 cos x प्लस का 7। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास ये बन गया 2 sin x माइनस ऑफ π/3 प्लस का 7, है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 है, ठीक है, तो x माइनस π/3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगा -π/3 से लेके कहाँ तक, हाँ -π/3 से लेके π/6 तक। -π/3 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, π/6 तक। तो मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं t ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 2 sin t प्लस का 7। मैथ्स को थोड़ी पता चलेगा कि वो x में मैं बना रहा हूँ या t में बना रहा हूँ। और मुझे पता चला कि 2 sin t प्लस 7 का रेंज निकालना है, वे t बिलोंग्स टू -π/3 से कहाँ तक, π/6 तक। तो मैंने कहा कि sin x का ग्राफ बना लेते हैं फिर उतने दूर में। ये लो, माइनस का π/3 ये रहा और π/6 ये रहा। माइनस का π/3 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का √3/2। और π/6 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ।
तो इस बीच के अंदर जो इसका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, साइन टी का जो रेंज होगा वो हो जाएगा -√3/2 से हाफ। इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, -√3 से 1, और इसमें 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 -√3 से 8। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं करने, तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। अगर मैंने कहा कि रेंज निकालो cos 2x माइनस 8 sin x प्लस 20 का, कैसे निकालोगे, ट्राई करो निकाल के। cos 2x माइनस 8 sin x प्लस का 20, इसका अगर मुझे रेंज निकालना है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि इसको अगर कोशिश करो अगर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने कहा कि इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 8 साइन एक्स प्लस का 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स, है ना, प्लस का 4 साइन एक्स और प्लस का कितना हो गया 21। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो ये कितना हो गया, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लो एक बार, ठीक है, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +4 किया और -4 भी करेंगे तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो प्लस का क्या हो जाएगा 29। अभी आपको पता है कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, तो साइन एक्स प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, तो साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो कहाँ से कहाँ तक, -18 से -2, और -2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 29 अगर ऐड कर दिया तो कहाँ से कहाँ तक, 11 से 20, ये आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, क्लियर है यहाँ तक, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं करने, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं इस टाइप का। मैंने कहा अगर 8 साइन x प्लस π/6 -9 cos x प्लस 12 है, तो देखो एक वेरिएबल तो है नहीं, एक साइन है एक कॉस है, उसमें भी साइन थीटा, ये देखो यहाँ x अलग है यहाँ अलग है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर इसको एक्सपैंड करना होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए cos π/6, cos π/6 इज √3/2 माइनस प्लस cos ए साइन बी, साइन π/6 इज हाफ, माइनस का 9 cos x प्लस का कितना 12। तो यहां से कितना हो गया ये 4√3 साइन एक्स माइनस का, अच्छा ये देखो 4 और माइनस का ये हो जाएगा 5 cos x प्लस का 12। इसके बारे में मुझे पता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, बी ए स्क्वायर √a² प्लस b², तो a² इज 25, 25 और ये हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा -√73 से √73 और प्लस का कितना हो जाएगा 12, तो 12 ऐड कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 12 -√73 से 12 प्लस √73, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं रिवाइज करवा रहा था ताकि एक जगह आपके पास सारी चीजें रहें। क्लियर है यहाँ तक, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मेथड नंबर 8। इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स, यूजिंग डेरिवेटिव्स। अभी देखो, अभी इसका यूज अपन ज्यादा नहीं जानेंगे, मैंने उस दिन बोला था स्टार्टिंग के अंदर ही कि मैक्सिमम मिनिमा जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वो एक बार पढ़ के आना।
इसका यूज हम लोग जब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तब जाके शायद इसका यूज हम अच्छे से करना सीख जाए। तब तक बस मैं एक आपको रफ आइडिया, बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जो कि आपको फिजिक्स के अंदर भी मिला होगा, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। क्या क्या आइडिया देता हूँ बस वो फिलहाल के लिए याद कर लेना, इसको बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इफ dy by dx is positive, then function will be increasing around that point। जिस भी पॉइंट पर dy by dx पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, या जिस भी रीजन में dy by dx पॉजिटिव होगा, रीजन मतलब इंटरवल, जिस भी इंटरवल में dy by dx पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। दूसरा, इफ dy by dx is negative, then function will be, क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट। अगर dy by dx नेगेटिव होगा तो फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, डिक्रीजिंग, या उस इंटरवल के अबाउट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। जैसे देखो ना, अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू, अगर मैं साइन x का ग्राफ लेता हूं, तो y इक्वल्स टू, अगर साइन x का ग्राफ लेते हो आप, ये 0 है और ये पाई बाई 2 है, सॉरी ये पाई है और ये पाई बाई 2 है। तो आप देखो, साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में तो इंक्रीजिंग होता है और पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग होता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अगर ग्राफ आप देखो तो कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, हाँ, कॉस एक्स का ग्राफ आप देखो, 0 से पाई बाई 2 में अगर आप cos x को देखोगे, सॉरी cos x कह रहा हूँ, cos x को नहीं, sin x को, अगर 0 से पाई बाई 2 में cos x हो गया अपने पास dy by dx, किसका, sin x का dy by dx क्या हो गया, cos x। तो 0 से पाई बाई 2 में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, और पाई बाई 2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो dy by dx सेकंड क्वाड्रेंट में इसका क्या है, नेगेटिव, इसीलिए डिक्रीजिंग ग्राफ है, घट रहा है ना। हमेशा ग्राफ को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट से राइट देखते हैं। तो आप देखो ना, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो और y की वैल्यू घट रहा है, इसीलिए डिक्रीजिंग, और इधर x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए इंक्रीजिंग। तो 0 से पाई बाई 2 में ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और पाई बाई 2 से पाई में ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसीलिए रीजन आपने देखा ना कि मैं 0 से पाई बाई 2 एक रीजन के अंदर बात कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पे बात करना होगा तो हम उस पॉइंट पे बात कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। जैसे कुछ ग्राफ्स के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो, y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स। तो y इक्वल्स टू एल एन एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो y इक्वल्स टू एल एन एक्स का ग्राफ कैसा ग्राफ होता है बताओ, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। y इक्वल्स टू एल एन एक्स का ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है 0 से इन्फिनिटी में, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी या r प्लस। अभी इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1/x होगा इसका डिफरेंशिएशन, और 1/x अगर 0 से इन्फिनिटी डालोगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। इसीलिए एक और ग्राफ देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। इसका जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, और इसका डिफरेंशिएशन भी खास बात क्या होती है, ई की पावर एक्स ही होती है, और ई की पावर एक्स तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है कि नहीं। ऐसे ही ये ग्राफ ले लेता हूं मैं, किसका ले लूँ, y इज इक्वल्स टू, किसका ले लूँ, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो याद है ना क्या करते हैं, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, देखो ना, x बढ़ा रहे हो तो y क्या हो रहा है, घट रहा है ना, y क्या हो रहा है, घट रहा है, x बढ़ा रहे हो तो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है और माइनस के कारण ये चीजें क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, इसीलिए कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग कर्व है। ये कैसा कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। धीरे धीरे इसके बारे में अभी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। हाँ चलो कुछ नोट देख लेते हैं। इफ f dash x ग्रेटर देन 0,
and fx is continuous in डोमेन, मान लो डोमेन है अपने पास ए से बी, देन इट्स रेंज विल बी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। याद रखना यहाँ दोनों जगह क्लोज है तो यहाँ भी दोनों जगह क्लोज होगा, मान लो यहाँ ओपन यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन यहाँ क्लोज होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लेना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर अपने पास एक ग्राफ है, ये ए है और ये बी है, और सेम इसी का एक ग्राफ मैं ले लेता हूँ, अभी यहां से देखो ए से बी में ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है, और एफ डैश एक्स इस केस में क्या है, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो एक्स बढ़ा रहा है तो वाई बढ़ रहा है। तो इतना तो पता है कि बढ़ रहा है तो सबसे छोटे वैल्यू पर ये सबसे छोटी वैल्यू लेगा, और सबसे बड़े वैल्यू पर ये क्या लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू लेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूअस है तो, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप इसका रेंज एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी नहीं कह पाओगे, एफ ऑफ बी है ये। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी क्यों नहीं कह पाओगे, क्योंकि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी का मतलब है कि उसके बीच का हर एक पॉइंट मेरे वाई के कोरस्पॉन्डिंग आना चाहिए, लेकिन इस रीजन का देखो कोई भी पॉइंट मेरे वाई में नहीं आएगा, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का रेंज हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये चीज तभी वैलिड है जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसका रेंज क्या होगा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, एक मिथ क्या रहता है, लोगों को लगता है कि रेंज का मतलब है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। मान लो किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, और मैं आपसे पूछूंगा रेंज, रेंज बताओ, तो आप क्या कह दोगे, इसका सीधा आंसर 1 से 7, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर इसलिए गलत है क्योंकि स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली इफ एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो आपने देखा था ना, रेंज टूट के आता है, वो 1/x² -5x+6 का रेंज देखा था ना, टूट के आया था, यहाँ से यहाँ के बीच में अलग आएगा, यूनियन यहाँ से यहाँ के बीच में अलग आएगा, तो दो पार्ट में रेंज टूट के आएगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक ही पार्ट में रेंज आएगा, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए से मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये देखो ना, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये देखो, ये 1 था और ये 5 था, देखो मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या ले ली, 5, लेकिन इसका रेंज थोड़ी ना हुआ, क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके बीच का तो कोई भी y है ले ही नहीं रहा है, तो 1 से 5, 1 से 7 कैसे कह सकते हैं, 1 से 7 तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये नोट नंबर अपना 1 हो गया। फिर नोट नंबर 2 इसी का उल्टा, नोट नंबर 2, इफ f dash x is less than 0 and fx is continuous in domain a से b, then रेंज ऑफ एफ एक्स, तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में बड़ी वैल्यू पर ये छोटी वैल्यू लेगा और छोटी वैल्यू पर क्या लेगा, बड़ी। हाँ, छोटी वैल्यू पर इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जितना x की वैल्यू छोटी होगी तो y की वैल्यू बड़ी होगी, और y x की वैल्यू बड़ी होगी तो y की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं इसमें। फाइंड रेंज ऑफ, find range of fx equals to e power x plus ln x in 1 से e, मतलब x की वैल्यू 1 से e है तो उसमें आपको e पावर x प्लस ln x का रेंज निकालना है। तो आपने कहा कि सर f डैश की वैल्यू e पावर x प्लस 1/x होता है, और x की वैल्यू 1 से e है तो 1 से e अगर पुट करोगे तो पूरा का पूरा तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ 1, क्योंकि f ऑफ 1 से लेके f ऑफ e हो जाएगी। अच्छा 1 पे क्लोज है तो दोनों पे क्लोज मैंने दे दिया है, f ऑफ 1 कितना है, e पावर 1 प्लस ln 1 तो 0 होता है, और f ऑफ e कितना है, e पावर e प्लस का 1।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9x प्लस का 8, ये कहाँ से कहाँ तक माइन, अच्छा मैंने अगर कोई इंटरवल नहीं दिया होता, तो इंटरवल अगर मान लो x की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट नहीं की होती, तो x की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो डोमेन में निकालते x बिलोंग्स टू r, और x बिलोंग्स टू r में इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाता, r हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको मैंने x की वैल्यू क्या दे दी है, -2 से 3 दे दिया है, तो आपको क्या देखना होगा, -2 से 3 में इसकी वैल्यू कैसी आती है वो देखना होगा। तो आपने कहा कि या तो ग्राफ बना के देख लो, क्यूबिक का तो ग्राफ भी मैंने सिखा रखा है, 3x² प्लस 4x प्लस का 9। अच्छा ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, मतलब ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एरो अप का मतलब इंक्रीजिंग होता है और एरो डाउन करूंगा मतलब उसका डिक्रीजिंग होता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f(-2) से लेके f(3) हो जाएगा। f(-2) पुट करो इसके अंदर, -2 पुट करोगे तो कितना होगा, -2 का क्यूब मीन्स -8, देखो ना, f(-2) कितना होगा, -8 प्लस का 8 माइनस का 18 प्लस का 8 कितना हो गया, माइनस का 10, और f(3) पुट करो, 3 में कितना हो जाएगा, 27 प्लस 18 प्लस का 27 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 54 और 36 दैट इज इक्वल्स टू 80। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये सब आपको आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, नोट करके कुछ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। देखो किसी भी इंटरवल में, किसी भी इंटरवल के अंदर आपने क्या किया, इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर ऐड करके दो फंक्शन बनाया है, तो उस इंटरवल में याद रखना, इसी इंटरवल में ये भी इंक्रीजिंग है और इसी इंटरवल में ये भी इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा कि इसी इंटरवल में एक फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसी इंटरवल में वो फंक्शन एक और दूसरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसी इंटरवल में उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, एक इंटरवल है, उस इंटरवल में एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, उसी इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। सिमिलरली एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो वो उसी इंटरवल में क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है और एक फंक्शन उसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल ओनली, उसी इंटरवल में। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे कोई कह दे कि इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, तो आप कहोगे नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कह सकते, ये कुछ भी हो सकता है, नथिंग कैन बी सेट, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर मान लो इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग अगर आपसे बोले, पता नहीं मुझे, नहीं कुछ कह सकते हैं। डिक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग अगर आपसे बोले तो पता नहीं मुझे कि क्या होगा। फिर अगर आपसे इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग पूछे, पता नहीं मुझे कि क्या होगा। ठीक है, लास्ट इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, कॉम्पोजिट फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन पूछे, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जैसे देखो ना, साइन ऑफ ln x इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 में साइन x भी इंक्रीजिंग है और 0 से π/2 में ln x भी इंक्रीजिंग है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारी बातें कर रहा हूं मैं उसी इंटरवल में, उसी इंटरवल में ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, तो उसी इंटरवल में ये भी इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये याद रह जाए तो अच्छी चीज, और ये आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं कि जो याद ही नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ln x माइनस 9 माइनस ऑफ x²। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे डोमेन निकालना चाहिए, तो डोमेन इज इसका x ग्रेटर देन 0
और इसका 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स की वैल्यू -3 से 3, तो दोनों का 0 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 से 3। आपने कहा ln x इंक्रीजिंग होता है और ये कैसा होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है कि नहीं। तो अगर मैं 0 से 3 की बात करूं तो 0 से 3 के बीच में 0 से 0 ओपन से 3 क्लोज, 0 से 3 के बीच की बात करूं मैं, ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा। तो अब देखो 0 से 3 के बीच में ये इंक्रीजिंग है और ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, लेकिन ये है कैसा, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग। तो देखो मैंने इसको भी 0 से 3 में ही लिया है और इसको भी मैं किस में रीड कर रहा हूँ, 0 से 3 में ही रीड कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा आंसर आया है ये भी कहाँ से कहाँ तक आया होगा, 0 से 3 में। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि आप जिस भी चीज में रीड कर रहे हो उसकी बात, तो इसका जो डोमेन हो जाए, इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, f(0) से लेके f(3). अब 0 पर ओपन है तो 0 पर ओपन लगा दूंगा ओपन ब्रैकेट, और 3 पर क्लोज है तो 3 पर क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। f(0) डालो ना, f(0) डालोगे तो ये ln 0 प्लस में f(0) मतलब हो गया 0 से जस्ट बड़ा नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो जाता है। और f(3) कितना हो जाएगा ln 3, तो ln 3 पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रिकॉशन में लिख देता हूँ, प्रिकॉशन ये रहेगा कि इन जनरल अगर दो फंक्शन दिया है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर उसका किसी ने मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया या मिनिमम वैल्यू पूछ लिया, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू कि आप एफ का मैक्सिमम निकाल लो या मिनिमम निकाल लो और जी का मैक्सिमम निकाल लो या मिनिमम निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो ना कि अगर आपसे पूछा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहोगे इसका मैक्सिमम 1 और इसका मैक्सिमम 1, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम 2 हो जाएगा। इसका मिनिमम 1, इसका मिनिमम 1, तो इसका मतलब इसका मिनिमम -2 होगा, जबकि ये दोनों का दोनों गलत है। इसका मिनिमम होता है -√2 और मैक्सिमम कितना होता है √2। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको पता है तो दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज आप ये क्या कर सकते हो, इफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स occur at occur at same x at same x, अगर वो सेम x के ऊपर अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम ले रहा है तो आप ये कर सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ मीन या मैक्स प्लस जी मीन या मैक्स। अगर सेम पॉइंट पर ले रहा है तब आप कर सकते हो, अगर अलग अलग पॉइंट पर ले रहा है तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे देखो cos x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा कि cos x का ग्राफ अगर बनाने जाओगे, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका भी r और इसका भी r, तो इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r, ये देखो। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो वो ऐसा होगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो आप देखो कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये होगा। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पे बात करूं तो cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos x की वैल्यू 1 है और माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 है ना। तो f मैक्सिमम कितना होगा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये देखो ना ये भी x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम ले रहा है और ये भी x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम ले रहा है। तो जब दोनों का दोनों एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है तो आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। तो f मैक्सिमम तो ये हो गया, और f मिनिमम के लिए आपको आगे कैलकुलस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आप निकाल पाओगे कि f मिनिमम क्या होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर देख लेते हैं, तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को अगर x अप्रोच करता है
तो एफ एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी, कॉस माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये तो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रहेगा, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इज प्लस इन्फिनिटी, और माइनस बाहर लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसका जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली, और यहाँ से आप ये सारी चीजें समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट, मेथड नंबर 10। मेथड नंबर 10, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। फाइंड रेंज ऑफ 7x माइनस 8y प्लस का 3 इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। तो देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। देखो ये सर्कल ही तो है, ये सर्कल, इसमें सर्कल चैप्टर के अंदर हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, x इक्वल्स टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल ले लूंगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। तो मुझे किसका रेंज निकालना है, मुझे निकालना है रेंज, इसका मतलब 7 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस का 3, और इसका रेंज मुझे निकालना आता है, वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ √113 से लेके प्लस का √113 और प्लस का 3। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर होगा 3√113, सॉरी उल्टा हो गया, यहां से हो जाएगा 3 माइनस √113 से लेके कहाँ तक, 3 प्लस √113। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। फाइंड रेंज ऑफ 2x प्लस 7y प्लस 3 इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये किसका इक्वेशन है, एलिप्स का। तो आप इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4/3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 cos थीटा और y इक्वल्स टू 4/3 साइन थीटा। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं पुट करता हूँ, 2 इंटू 4 cos थीटा 7 इंटू 4/3 साइन थीटा प्लस का 3। क्लियर है ना? और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 8 cos थीटा प्लस 28/3 साइन थीटा प्लस का 3। तो इसका आपको आता है √a² प्लस b स्क्वायर से लेके √a² प्लस b स्क्वायर, और इसमें क्या कर दोगे, प्लस का 3 करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं कंप्लीट करते हैं अपन अपने डिस्कशन को।